नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की पहली अपडेट साउथ ईस्ट एशिया से आ रही है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम पीपल्स एयरफोर्स 2030 से पहले तक AC-57 फाइटर जेट एक्वायर करने की प्लानिंग कर रही है, जो उसकी ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ये स्टेप इंडिकेट करता है कि वियतनाम अपनी एजिंग फ्लीट को रिप्लेस करते हुए एक स्ट्रॉन्ग और क्रेडिबल डिटरेंस बिल्ड करना चाहता है। AC-57 की कोर स्ट्रेंथ उसकी स्टील्थ कैपेबिलिटी और एडवांस्ड सेंसर फ्यूजन है, जो वियतनाम को अपने एयर स्पेस और मैरीटाइम जोन्स, खासकर साउथ चाइना सी में ज़्यादा इफेक्टिव सर्विलांस और कंट्रोल देने वाली है। इंटरनल वेपन बे और लो रडार सिग्नेचर के साथ ये एयरक्राफ्ट हाई थ्रेट एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये प्लेटफॉर्म वियतनाम के एग्जिस्टिंग रशियन ओरिजिन इकोसिस्टम के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होता है। साथ ही वियतनाम ऑलरेडी AC-30 Mk2 और S-400 ऑपरेट करता है और AC-57 उनके साथ एक ऑर्गेनाइज्ड कॉम्बैट नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। ये एडवांटेज वेस्टर्न प्लेटफॉर्म जैसे F-35 के कंपैरिजन में काफ़ी सिग्निफिकेंट है, जहां पॉलिटिकल हर्डल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट करती हैं कि वियतनाम को AC-57 का एडवांस्ड वेरिएंट मिलेगा, जो AL-51F1 इंजन के साथ आएगा और ये इंजन एयरक्राफ्ट को सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देता है, मतलब बिना आफ्टर बर्नर के हाई स्पीड मेंटेन करना, जो फ्यूल एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और मेंटेनेंस डिमांड को भी रिड्यूस करता है। वियतनाम ने इस एक्विजिशन को नेक्स्ट डिकेड के लिए अलाइन किया है, जिससे AC-57 प्रोग्राम को फुल मैच्योरिटी मिल सके और साथ ही इंटरनेशनल सैंक्शंस के चैलेंजेस को भी नेविगेट किया जा सके। रसिया की तरफ से भी AC-57 को बैटल प्रूवन प्लेटफॉर्म बताया जा रहा है। AC-57 की एक की कैपेबिलिटी रियल टाइम डेटा शेयरिंग है। ये एयरक्राफ्ट नेवल फोर्सेस और ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस यूनिट के साथ इंटीग्रेट होकर एक लेयर्ड और कोऑर्डिनेटेड डिफेंस शील्ड क्रिएट करता है। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रीजन में ऑलरेडी एडवांस प्लेटफॉर्म जैसे J-20 और F-35 का प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है और एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 12 से 24 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जा सकता है, जो कि 2 एलिट स्क्वाड्रन फॉर्म करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका लाइफ साइकिल कॉस्ट AC-30 कैटेगरी के आसपास डिजाइन किया गया है, जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनमेंट मैनेजेबल रहे। और इंडिया है कि डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि किसको लेकर आना है। अपना खुद का जेट अभी बनने से रहा, AC-57 लेना नहीं है। राफेल डील वो ऑलरेडी रिस्क में लग रही है। क्या होगा आगे क्या पता, आप ही कुछ बताइए अगर आपको कोई आइडिया हो तो। अगली खबर की बात करें तो टाटा एलेक्सी ने HAL के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर को सेंटर फ्यूजलाज असेंबली जिग डिलीवर कर दिया है, जो कैट्स वॉरियर प्रोग्राम के लिए एक क्रिटिकल माइलस्टोन है। और अब प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेटर स्टेज से निकलकर एक्चुअल फ्लाइंग प्रोटोटाइप की तरफ मूव कर रहा है। देखा जाए तो टाटा एलेक्सी ने इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डीप इन्वॉल्वमेंट दिखाया है। एयरफ्रेम डिज़ाइन, फ्यूल स्टोरेज सिस्टम और लैंडिंग गियर जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स पर काम करते हुए उन्होंने HAL के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में एक फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर डेवलप किया, वो भी टाइमलाइन के अंदर। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 14 हफ्तों के टाइट शेड्यूल में एग्जीक्यूट किया गया, जहां एक्यूरेसी, साइमेंट्री, वेट टारगेट्स और लीक प्रूफ फ्यूल सिस्टम जैसे पैरामीटर को प्रिसाइजली अचीव करना था। और मटेरियल सिलेक्शन से लेकर स्ट्रेस एनालिसिस, फिर डिटेल्ड डिज़ाइन जिसमें 1200 से ज़्यादा कंपोनेंट्स इंटीग्रेट किए गए, और उसके बाद फैब्रिकेशन फेज़। हर स्टेज पर स्ट्रिक्ट टेस्टिंग हुई, जिसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्यूल सिस्टम परफॉर्मेंस और ओवरऑल साइमेंट्री को टेस्ट किया गया। इंजन ग्राउंड रन्स और टैक्सी ट्रायल्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि सिस्टम रियल वर्ल्ड कंडीशन के लिए रेडी है। इसी डेमोन्स्ट्रेटर को एरो इंडिया 2025 में शोकेस किया गया था, जहां इसने ग्लोबल अटेंशन अट्रैक्ट किया। और अब जो लेटेस्ट जिग डिलीवरी हुई है वो एक्चुअली नेक्स्ट फेज़ का फाउंडेशन है फ्लाइंग प्रोटोटाइप का। टाटा एलेक्सी को अब फ्यूजलाज असेंबली जिग्स के डिज़ाइन और डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी गई है। और अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो अगली अपडेट इंडिया के एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन से आ रही है, जहां पर एक लॉन्ग डिलेड प्रोग्राम अब दोबारा मोमेंटम पकड़ता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक
सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम यानी SPAD-GMS प्रोग्राम रिवाइव हो सकता है और फोकस फिर से साउथ कोरिया के K-30 पर शिफ्ट हो रहा है। सोर्सेस के मुताबिक इंडियन आर्मी 104 सिस्टम की रिक्वायरमेंट को फाइनली आगे बढ़ा सकती है। ये वही डील है जो 2018 ट्रायल्स के बाद क्लियर हो चुकी थी, जहां K-30 ने रशियन सिस्टम्स को आउट परफॉर्म किया था। लेकिन उसके बाद आत्मनिर्भर भारत पुश के चलते मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इंडिजिनस अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से पूरा प्रोग्राम डिले होता चला गया। प्लान ये था कि एक इंडियन बेस्ड हाइब्रिड सिस्टम डेवलप किया जाए अभय इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल या जोरावर प्लेटफॉर्म पर, जिसमें लोकल गन सिस्टम और DRDO के वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल इंटीग्रेट किए जा सकें। लेकिन ये सॉल्यूशन अभी भी डेवलपमेंट फेज़ में है और डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी नहीं है। इसी गैप ने K-30 के लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के रूप में दोबारा स्पेस क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ L&T को एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उनके पास K9 वज्रा प्रोडक्शन का इकोसिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है। इस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके इंडक्शन टाइमलाइन और कॉस्ट दोनों को ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। और साथ ही हानवा एयरस्पेस ने भी एक फेस्ड लोकलाइजेशन प्लान प्रपोज किया है, जिसमें इंडिजिनस कंटेंट ग्रेजुअली बढ़ाकर 80% तक पहुंच सकता है। यहाँ K-30 का एक मेजर एडवांटेज उसका इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम रडार पर कंप्लीट डिपेंडेंस नहीं रखता, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंडीशन में सर्वाइबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। पैसिव ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के साथ ये ड्रोन स्वार्म्स और लो सिग्नेचर टारगेट को इफेक्टिवली इंगेज कर सकता है बिना अपनी पोजीशन एक्सपोज किए। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है इस प्रोग्राम का। तो अगली अपडेट इंडियन नेवी से आ रही है, जहां सबमरीन फ्लीट के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव हुआ है। तो INS वागीर के सेकंड रीडिंग एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट्स यानी D448 ऑफिशियली साइन हो चुके हैं, जो इस प्लेटफॉर्म के लाइफ साइकिल में एक क्रिटिकल स्टेज को मार्क करता है। ये साइनिंग MDL और इंडियन नेवी के सीनियर ऑफिशियल्स के बीच में हुई, जिसमें टेक्निकल हैंडओवर और परफॉर्मेंस वैलिडेशन को कंफर्म किया गया। यानी ये प्रोसेस तब होता है जब सबमरीन इनिशियल कमीशनिंग के बाद अपना सेटलिंग इन पीरियड कंप्लीट कर लेती है, जिसमें उसकी रियल परफॉर्मेंस एवल्यूट की जाती है। वैसे भी सेकंड रीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट होता है। इसका मतलब होता है कि नेवी अब इस बात से सेटिस्फाइड है कि सबमरीन में जो भी ऑब्जर्वेशन या गारंटीड डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए थे उन्हें सक्सेसफुली रेक्टिफाई कर दिया गया है। और यहाँ INS वागीर को जनवरी 2023 में कमीशन किया गया था और उसके बाद से ये मल्टीपल सी ट्रायल्स और अर्ली डिप्लॉयमेंट्स का पार्ट रही है। और अब D448 के साइन होने के बाद ये सबमरीन ऑफिशियली डिलीवरी फेज से निकलकर फुल ऑपरेशनल फेज में एंटर कर चुकी है, जहां इसका कंट्रोल और डिप्लॉयमेंट वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर स्टेबलाइज हो जाता है। यानी कि अब ये प्लेटफॉर्म फुली मिशन रेडी स्टेटस में कंसीडर की जा सकती है बिना किसी पेंडिंग कंसर्न के। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।